अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कब होता है और उसके वैलिड होने के पीछे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, वो मुहैया करता है कुछ असूल जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, किस तरह हम दुनिया के अंदर माशरे के अंदर लेन देन करते हैं। ये एक अहम ब्रांच है मर्केंटाइल लॉ की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान होता है जिसमें वो खुद को बाइंड करते हैं और ये कानून की तरफ से इन्फोर्सेबल भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली दो पार्टीज, दो या दो से ज्यादा जितने भी होती हैं, वो बांध लेती हैं खुद को कुछ करने के लिए या किसी काम के रुक जाने से। मतलब वो फैसला करती हैं कि हम फलां अमल जो है वो करेंगे या फिर फलां अमल हम नहीं करेंगे। ये उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसका मकसद ये है कि जो लीगल रिलेशन है उसको कायम किए जाए आपस में, और इसके पीछे वजह कोई कंसिडरेशन होती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल करता है। कोई भी कानून पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो बाइंडिंग हो लीगली उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शन 2H है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो डेफिनेशन बयान करता है कॉन्ट्रैक्ट की। कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, के कोई एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो, जो लागू हो कानून की तरफ से, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक एग्रीमेंट और फिर वो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस। सबसे पहले इसकी वैलिडिटी के हवाले से देख लेते हैं कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो एग्रीमेंट जो फुलफिल करे, जिसके अंदर मुकम्मल कानूनी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों और वो कानून की तरफ से इन्फोर्सेबल भी हो। जो कानून चीजें मांगता है कॉन्ट्रैक्ट से, जो उसके अंदर चीजें मौजूद होनी चाहिए, वो जब पूरी हों तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ये उसकी वैलिडिटी के हवाले से उसको क्लासिफाई किया है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन, के फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसके अंदर ऑफर भी हो और एक्सेप्टेंस भी हो। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दावत दे और दूसरी उसको तस्लीम करे, उसको एक्सेप्ट करे। और तीसरी इसमें कैटेगरी आ जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो अदा करने के काबिल भी हो। मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसको आप पूरा ना कर सकते हो। जैसे कोई मिसाल देख लेते हैं कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो उसका घर बनाएगा और बी उसको बदले में 5 लाख रुपए देगा। अब ए उसका घर बनाने के काबिल है और बी उसको 5 लाख अदा करने के काबिल है। उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है और फिर वो एग्रीमेंट उनका इन्फोर्स है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब वो उसको पूरा कर सकते हैं, तो ये उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से एक मिसाल बनती है। नेक्स्ट हेडिंग है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसेंशियल्स क्या क्या है, जरूरी क्या क्या चीजें हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहला है प्रपोजल, के एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को प्रपोजल भेजा जाए और वो प्रपोजल कानूनी हो कि हम फलां बात के ऊपर, फलां चीज के ऊपर कोई मुआहदा कर लेते हैं। दूसरा है एक्सेप्टेंस, के जो दूसरी पार्टी है वो उसकी एक्सेप्टेंस करे, वो एक्सेप्टेंस उसकी लॉफुल हो, कानूनी हो। जो प्रपोजल उस तक पहुंचा है एक पार्टी का, वो उसको एक्सेप्ट करे। तीसरा है एग्रीमेंट। अब जब दोनों पार्टियां, एक प्रपोजर है दूसरा एक्सेप्टर है, जब वो दोनों पार्टियां तस्लीम कर लेती हैं, एक दूसरे की कंसेंट को मान लेती हैं, जो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाना चाह रहे होते हैं वो उसको एग्री कर लेती हैं, तो वो उनके दरमियान एग्रीमेंट बन जाता है। चौथा है रिटर्न। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जरूरी है कि जो एग्रीमेंट उनके दरमियान हुआ है दोनों पार्टीज के दरमियान, वो लाजमी तौर पे रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। वो उसको लिख लें, लिख कर जो भी है अपना मुआहदा बनाएं।
नेक्स्ट है लॉफुल एग्रीमेंट, कि वो जो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के दरमियान हुआ है वो लाजमी तौर पे कानूनी होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई गैर कानूनी वजह शामिल हो जाती है तो वो कानून की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं रहता, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। नेक्स्ट है लीगल रिलेशनशिप, के पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपस में तो वो एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप कायम करती हैं और उनकी नीयत ये होती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाती तो वो जो दूसरी पार्टी है वो अदालत जाके उसको इन्फोर्स करवा सकती है, या उनके दरमियान का कानूनी ताल्लुक है। अगर वो इन्फोर्स नहीं करवा सकती अदालत से तो उनके दरमियान कानूनी ताल्लुक कायम नहीं होता। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका कोई सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर या उसे ऑब्जेक्ट कह ले तो वो लाजमी तौर पे उसका जो मकसद है वो कानूनी होना चाहिए। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया है कि तुम मुझे पैसे दो और मैं बदले में तुम्हें कोई नशा आवर चीज फराहम करूंगा, तुम्हारे साथ जुए में हिस्सा डालता हूँ, कुछ इस तरह की गैर कानूनी हरकत उसमें शामिल कर ली जाए, वजह बना ली जाए, तो वो उसका जो ऑब्जेक्ट है जो उसका मकसद है वो अनलॉफुल हो जाता है। इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि आप पैसे दो और बदले में आप कोई घर खरीद लो, कोई घर बनवा लो, ये आपका एक वैलिड लॉफुल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज, के जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं आपस में वो अगर दो हैं या दो से ज्यादा हैं, जितने भी हैं वो लाजमी तौर पे इस काबिल भी हों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग के वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अब 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता है कि पार्टी कॉम्पिटेंट तब होगी जब वो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच जाएगी, जब वो साउंड माइंड होगी और उसे किसी भी तरीके से कानून ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन का, कि जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लाजमी तौर पे कोई कंसिडरेशन शामिल होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन वजह होती है कि आप किस बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए बी को घर बना के देगा और बी उसको बदले में 5 लाख 10 लाख जो भी उनकी रकम तय हुई है वो उसको अदा करेगा। अब ए के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन है वो उसका घर है, क्योंकि उस घर से वो बेनिफिट्स ले सकता है, और दूसरी तरफ जो पर्सन बी है उसके लिए कंसिडरेशन वो पैसे हैं, वो उससे बेनिफिट ले सकता है। कंसिडरेशन बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट का, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मर्जी होती है दोनों पार्टीज की वो लाजमी तौर पे फ्री होनी चाहिए, वो कंसेंट उनकी फ्री हो। उस कॉन्सेंट के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई कोअर्जन वगैरह ये शामिल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्टेन एंड डेफिनेट, कि जो एग्रीमेंट है वो लाजमी तौर पे वाजे करता हो शर्तो शराइत जो पार्टीज के दरमियान तय पाई गई हैं। अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चीज अनसर्टेन है या वो कंफ्यूज कर रही है कानून को, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। नेक्स्ट है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानून वॉइड डिक्लेयर ना कर दे, उसको कैंसिल ना कर दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वजह से वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता या उसकी कोई लीगल अथॉरिटी बाकी नहीं रहती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं आपस में उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो लाजमी तौर पे इस काबिल हो कि वो उसको अदा कर सकें। वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपस में ना करें जिसको वो पूरा ही ना कर सकें। जैसे कि एक जो बंदा है वो बहुत गरीब है लेकिन वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हें फलां तारीख को 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। अब उसके जो कुल्लो एसेट्स हैं गवर्नमेंट की नजर में या उसके अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं जिसका किसी और को नहीं पता, वो उसके 2-4 लाख 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो अब उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको 1 करोड़ रुपया दे। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना है, मतलब उसको वैलिड बनाना है, तो उसके लिए जितनी भी कानूनी फॉर्मेलिटीज चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो, उसके अंदर फ्री कंसेंट हो, पार्टीज इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, उसकी रजिस्ट्रेशन अगर करवानी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए लाजमी तौर पे। और ये सारी अगर फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं कानून की नजर में
तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। अगर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जाती तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।